आगामी समयों में जल्द ही आपको आपका ऑफलाइन क्लास मिलने वाला है, ऑफलाइन बैच मिलने वाला है। तो साथियों इन्हीं सब चीजों में लगे होने के कारण जो है समय थोड़ा कम मिल पा रहा है, तो जल्द ही आपको आपका ऑफलाइन बैच मिलने वाला है। तो आइए देरी ना करते हुए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है बाबू कि हम लोग जो है आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। और किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? तो एनसीईआरटी के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? और आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत बाबू, आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। समझ में आई बात? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। समझ में आ गई बात बच्चे? समझ में आ गई होगी। और यहाँ जो है आपको कुछ महान समाज सुधारकों की पिक दिख रही होगी, आप जो है इन्हें भी एक बार देख सकते हैं। और यहाँ भी जो है पूरी तरह से काफी अच्छे तरह से पढ़ाई का माहौल बच्चों बना दिया गया है। इतनी बात बच्चा आप सभी समझ लेते हो, इतनी बात गुड्डा आप सभी समझ लेते हो। और मैंने कहा कि हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास को जो है एनसीईआरटी के तहत पढ़ रहे हैं, और मैं जो है एनसीईआरटी के दायरे को तोड़कर भी चीजों को समझाऊंगा, बताऊंगा जहां जरूरत पड़ेगी। तो एनसीईआरटी के अंतर्गत भैया ये आपका जो है 8वां चैप्टर है, 8वां अध्याय है। समझ में आई बात बच्चा? और इसका नाम जो है महिलाएं जाति एवं सुधार है। आपकी एनसीईआरटी में देखोगे तो इस नाम से दिखाई देगा, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी बात। तो भैया महिलाएं जाति एवं सुधार या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किस प्रकार से हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, उन्हीं सब चीजों को हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी बच्चा तो वीडियो को फिर से जो है पीछे ले जाना है और फिर से देखना है। फिर क्या होगा कि आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी और भगभगा के जो है चीजें समझ में आने लगेंगी। समझ में आई बात? आगे देखोगे बच्चा तो यहाँ जो है पहला पॉइंट दिया गया है, और इस पहले पॉइंट से जो है हमें बहुत सारी बातें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी, अपने आप ही पता चल जाएंगी। कैसे भैया? तो देखोगे कि आज से 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले, क्या भैया? आज से 200 साल पहले आप जो है आप सभी चले जाइए, पीछे के कालखंडों में चले जाइए। तो यहां वही बताया जा रहा है कि आज से 200 साल पहले भैया हालात जो है, हालात जो है, परिस्थितियां जो हैं वह काफी भिन्न थी। क्या थी भैया? अलग थी। आज देख रहे हो कि आज जो है हम लोग बोल पा रहे हैं। मान लो कोई नेता वगैरह है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग जो है आंदोलन कर देते हैं। हम लोग जो है उसके प्रति जो है अपना एफआईआर वगैरह या केस वगैरह कर देते हैं। लेकिन क्या पहले भी ऐसी सुविधाएं थी? तो मैं कहूंगा भैया नहीं थी। पहले जो है जो शासक वगैरह रहते थे वो लोगों को मार पीट के जो है चुप करा देते थे, अपने कब्जे में लिए रहते थे, डर बनाए रहते थे। तो वही सारी चीजों को जो है भैया हमें यहाँ एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके समझना है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि आज से 200 साल पहले हालात जो है काफी अलग थे, काफी भिन्न थे। अब वो अलग कैसे थे इसे हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, इसे हम लोग भैया समझने वाले हैं। तो यहां बाबू आपका अगला पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो है इस प्रकार से दिया गया है, अगला पॉइंट इस प्रकार से दिया गया है कि इसे हम जो है कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। हालात काफी भिन्न थे। अब काफी भिन्न थे तो कई चीजों में भिन्न रहे होंगे, समाज में भी रहा होगा, धर्म में भी रहा होगा, यहां तक कि प्रशासन में भी रहा होगा, कृषि में भी रहा होगा, है ना। हर जगह जो है हालात भिन्न रहे होंगे आज की अपेक्षा उस टाइम।
समझ में आई। लेकिन हम लोग जो है इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेंगे और उदाहरणों में हम लोग जो है कुछ ही बिंदुओं को रखेंगे, कुछ ही बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि इसे जो है हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से क्या कर सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। और उदाहरण क्या है कि उस समय जो है महिलाओं की कैसी स्थिति थी, महिलाओं की क्या दशा थी, और भैया कि उस समय जो समाज है वह कैसा था। इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से, इन्हीं उदाहरणों पर भैया हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। समझ में आई बात, समझ में आई। और बच्चों इस चैप्टर को जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना। चाहे जिस सिलेबस में, जिस भी सिलेबस में आधुनिक भारत लगा होगा, जिस भी सिलेबस में इतिहास लगा होगा, आप देखोगे कि यहां से जो है एक आध दो क्वेश्चन जो है प्रायः टपक पड़ते हैं, प्रायः पूछ लिए जाते हैं। तो आपका ये टॉपिक भैया बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपकी बाबू भी जो है तैयारी कर रही है, आपका दोस्तवा भी तैयारी कर रहा है, आपकी और कोनो जो है फ्रेंड वगैरह तैयारी कर रही है भैया, तो ई क्लास को जो है जल्दी से उसके पास शेयर कर दो, क्योंकि इसी क्लासवा को देखकर जो है उसका एक दो नंबर पक्का हो जाएगा। तो भैया उसका भी जो है आप सभी मदद कर डालो, क्लासवा को शेयर कर दो तुरंत। आगे बढ़ूंगा बच्चा, आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम लोग जो है चीजों को समझेंगे। तो यहां वही दिया गया है, यहां भैया पहले नंबर पर दिया गया है कि महिलाओं की स्थिति जो है उस समय कैसे थी। आज से 200 साल पहले महिलाओं की दशा जो है, महिलाओं की स्थिति जो है आखिर कैसे थी। तो आप देखोगे कि उस समय जो है बाल विवाह का प्रचलन था। क्या था बाबू, बाल विवाह का प्रचलन था। अभी जो है आप सभी ने, अगर सीरियल के प्रेमी आप सभी होंगे, हालांकि जो बालिकाएं हैं वह सीरियल बहुत देखती हैं, तो उन्होंने ये वाला सीरियल जरूर देखा होगा। तो भैया इस सीरियल के माध्यम से वही सारा कुछ दिखाया गया है। तो उस समय भैया बाल विवाह का प्रचलन था, बच्चे बच्ची छोटी छोटी रहती थी तब भी उनका विवाह कर दिया जाता था। और भैया एक समस्या ये भी थी कि विधवाओं का जो है विवाह वगैरह नहीं होता था। आप देखोगे कि ये महिलाओं की शिक्षा, शैक्षणिक स्थिति जो है बेहद कमजोर थी, बेहद गिरी हुई थी। और लोगों का मानना था कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी, अगर बेटी पढ़ लिख लेगी तो जल्दी विधवा हो जाएगी, लड़की अगर पढ़ लिख लेगी तो जल्दी विधवा हो जाएगी। अरे गधों, अरे मूर्खों, इस बात का जो है इससे दूर दूर तक कहीं नाता ही नहीं है। बताओ कैसे बिना दिमाग के आदमी रहते थे। बताओ अगर कोई पढ़ लिख लेगा तो जल्दी विधवा हो जाएगा, ये बात जो है दूर दूर तक कहीं देखोगे तो मैच नहीं खा रही है। लेकिन लोगों के मन में ये चल रहा था कि भैया पढ़ लिख लेगी लड़की, पढ़ लिख लेगी बच्ची तो जल्दी विधवा हो जाएगी। गजब गजब के मूर्ख लोग रहते थे। सोचो सोचो सोचो। और ये ऐसे ही मूर्ख नहीं है, इन्हें मूर्ख बनाने वाला भी कोई ना कोई जरूर होगा। और यहाँ जो है उसका नाम मैं लेने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, है ना। तो इन्हें जो है कोई मूर्ख बनाने वाला, कोई गाइड करने वाला था कि भैया अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो जल्दी विधवा हो जाएगी। तो ये देख सकते हो। और भैया और ये सबसे घटिया प्रथा सती प्रथा का प्रचलन था। अब भैया किसी का पति अगर मर जाता है तो उसको भैया जिंदी है उसकी पत्नी, उसकी पत्नी जिंदी है भैया, ये लोग ले जाते थे चिता पे जो है उसके पति के साथ बांध देते थे, ढोल नगाड़ा वगैरह बजा के उसको भी जला देते थे। बताओ कितनी घटिया प्रथा थी, कैसे लोग रहते रहे होंगे, एकदम गंदे से गंदे लोग रहे होंगे, आप समझ सकते हो। तो बताओ किसी को जिंदा जला देना ये कहाँ की प्रथा है, ये कैसी प्रथा है। ऐसी प्रथा को जो है दो चार झापड़ उन लोगों को मारना चाहिए था जो ये प्रथा बनाए थे। सबसे पहले उसी आदमी को मारना चाहिए था जो जो इस प्रथा को बनाया था। दो चार हाथ तो मेरे तरफ से भी उसको मार देना आप सभी, है ना। और हाँ, सती प्रथा के नाम पर जो है लड़कियों को जला देते थे। अगर मान लो किसी की पत्नी मर जा रही है तो उसके पति को भी तो इसके नाम पे जलाना चाहिए। लेकिन देखो मूर्खों को कैसी जो है अनगढ़ कहानी बना के रखे हैं, बताओ। और आप देखोगे कि महिलाएं वगैरह जो है संपत्ति के अधिकार से प्रायः वंचित रहती थी, यानी कि उनको जो है संपत्ति वगैरह का अधिकार नहीं था।
फिर आप देखोगे तो यही सारी प्रथाएं जो है समाज में क्या थी भैया, व्याप्त थी। तो वही जो है यहाँ पूरा का पूरा दृश्य लगाया गया है। देख सकते हो कि बाल विवाह का प्रचलन था, विधवा विवाह का ना होना था, और लड़कियों को जो है प्रायः पढ़ाई वगैरह से वंचित रखा जाता था, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। और लोगों के मन में, लोगों को दिमाग में जो है एक गोबर भर गया था। वह गोबर यह था कि अगर जो है बच्ची पढ़ लिख लेगी, अगर बेटी पढ़ लिख लेगी तो जल्दी से विधवा हो जाएगी। बताओ कैसे मूर्ख रहते थे। और भैया यहाँ देखोगे तो इनकी स्थिति जो है काफी बेहद एकदम खराब थी, और इन्हें जो है संपत्ति वगैरह का अधिकार भी नहीं था। और आप यहाँ देखोगे कि चिता पर जो है जिंदा जला देते थे सती प्रथा के ढोंग के नाम पर। अच्छा हुआ सती प्रथा बंद हो गया, नहीं तो 2-4 लोग तो मुझसे थप्पड़ खा गए होते अब तक। बता रहा हूं, बहुत लोग जो है मुझसे थप्पड़ खा गए होते अगर सती प्रथा आज भी होता तो। 2-4 लोग तो पक्का मुझसे पिट जाते। तो अच्छा हुआ ये सब बंद हो गया। तो भैया आज से 200 साल पहले जो है महिलाओं की स्थिति सेम इसी प्रकार से थी। आप जो है चीजों को देख सकते हो, आप चीजों को देख सकते हो। अगर ये पॉइंट ना भी पढ़ना चाहो, केवल आप दृश्य ही देख लो, तब भी बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, समझ में आ जाएगा। इतनी बात बच्चा आप सभी समझ लेते हो, तो अब बारी आती है कि आखिर उस समय समाज कैसा था। उस समय जो है समाज कैसा था, तो आइए समाज को भी देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि समाज में जो है जातिवाद का पूरा बोलबाला था। जातिवाद, जातिवाद ने तो लोगों को बड़ा ही सताया भैया, बड़ा ही रुलाया। ये जातिवाद जो है ऐसी पूंछ है जो भले ही खत्म कर दी जाए, लेकिन ये पूंछ जो है जाती ही नहीं है। तो इस जातिवाद ने जो है आज भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जातिवाद बना हुआ है। आप इलाहाबाद जैसे, आज तो उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, वहां भी देखोगे भैया तो जातिवाद का पूरा बोलबाला बना हुआ है। आप किसी के यहाँ रूम लेने जाओगे तो सबसे पहले यही पूछेगा जाति क्या है। अगर आप नहीं बताते हो तो वो खुद ही बता देगा कि भैया मेरी जाति ये है। बताओ, जाति व्यवस्था, इसका अंत जो है ना, इन सारी चीजों का जो है अंत पहले ही हो गया है कि जाति धर्म वगैरह के नाम पर किसी के साथ भेदभाव वगैरह नहीं किया जाएगा। जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये चीजें तो समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन लोगों के मन में जो है आज भी ये गोबर भरा हुआ है, और पता नहीं कब ये गोबर लोगों के मन से निकलेगा। तो भैया उस समय जातिवाद का बहुत बोलबाला था। ऊंच नीच छुआछूत वगैरह जो है अपने चरम पर था, है ना, अपने चरम पर था। आप देख सकते हो बाबा साहब वगैरह के साथ, और आप जो है ज्योतिबा राव फूले जी हो गए, और उनकी पत्नी जो है माता सावित्रीबाई फूले जी वगैरह हो गई। तो ये जितने भी लोग थे, जितने भी समाज सुधारक थे, इनको भी जो है समाज से लड़ना पड़ा। तब जाके जो है आज हम इन्हें समाज सुधारक के नाम से जो है जानते हैं, समाज सुधारक के रूप में पढ़ते हैं। अगर ये भी जो है उसी में रहते तो आज जो है हम इनको पढ़ ना रहे होते। लेकिन उन सभी बंधनों को तोड़ते हुए जो है इन्होंने जो करना था वो कर दिखाया, जो करना था वो कर गुजरे, और इसीलिए जो है इनका नाम इतिहास में है, और हम लोग जो है इन्हें पढ़ रहे हैं। तो आप भी जो करना चाहते हो, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, बिना किसी से पूछे पछोरे जो है आप उस कार्य को करने लग जाइए। आप उसका जुनून पाल लीजिए, एक ना एक दिन तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। और कहा भी गया है कि एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है सफलता। समझ में आई। और सफलता जो है केवल उन्हीं के चरण चूमती है, सफलता केवल उन्हीं को जो है अपना वर चुनती है जिनके अंदर संघर्ष को खेलने की हिमाकत होती है, जो संघर्षों को जो है ऐसे खेल जाते हैं, जो संघर्षों के साथ जो है मासूका की तरह अपना किरदार निभाते हैं, उनके चरणों में सफलता जो है लेट जाती है। उनको जो है सफलता वरमाला डाल देती है। तो सफलता भैया ऐसे मिलती है। आगे देखोगे भैया तो यहां दिया गया है, निम्न वर्ग को मंदिर में प्रवेश व सार्वजनिक तालाब कुआं से पानी पीने वगैरह का अधिकार नहीं था। आप देखोगे कि कुछ
कैटेगरी को जो है, कुछ लोगों को जो है, ये लोग जो है निम्न वर्ग मानते थे, नीच मानते थे, दलित मानते थे। उसमें जो है बहुत सारी जातियां आती हैं, उसमें बहुत सारी जातियां आती हैं निम्न वर्ग में। निम्न वर्ग में बहुत सारी जातियां आती हैं, तो उन सबको जो है भैया मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। सार्वजनिक तालाब वगैरह था तो उसमें भी पानी वगैरह पीने का अधिकार नहीं था। आप एक कविता सुने होंगे ठाकुर का कुआं करके, ठाकुर का कुआं तालाब करके, आप कभी पढ़िएगा। और एक कहानी कविता आती है चमारों की गली करके, आप पढ़िएगा। और गुलामगिरी वगैरह का भी पढ़िएगा। और बाबा साहब द्वारा बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी गई हैं, उसको पढ़िएगा। और बहुत सारे सुधारक वगैरह हैं, उनकी किताबें पढ़िएगा, तो आपको चीजें आसान वे में समझ में आ जाने वाली है। तो भैया ये तो सरासर जो है बदतमीजी है ना, सरासर बदतमीजी है। भैया ईश्वर ने जो है सबको बनाया है, ईश्वर ने सबको मनुष्य ही बनाया है। सबको जो है समान प्रकार से दो हाथ दिया है, दो पैर दिया है, दो आंख दिया है, दो कान दिया है। ईश्वर ने जो है किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया है, समान दिमाग वगैरह सब कुछ दिया है। उसने जो है अपना किरदार जो है निभा दिया है, अपना फर्ज निभा दिया है। अब आपका फर्ज है कि आप आज भी जो है इन चीजों को लेकर चलना चाहते हो या इन्हें छोड़कर चलना चाहते हो। भैया ईश्वर ने अपना फर्ज निभा दिया है, फर्ज निभाने की बारी आपकी है। समझ में आई बात? तो इसलिए भैया इन सब चीजों को आप जो है त्याग कर अगर आगे बढ़ते हो तो आप जो है एक सफल इंसान हमेशा ही माने जाओगे, भले ही आपकी नौकरी वगैरह ना लगे। और इन सबको अगर आप त्याग देते हो, भले ही आपके पास कुछ नहीं है, तब भी आप जो है महान हो, महान हो। समझ में आई बात? और भैया यहां देखोगे कि पुरुष वगैरह जो है बहुत सारी पत्नियां वगैरह भी रख सकते थे। देखो गधों को बहुत सारी पत्नियां रख सकते थे। अगर बहुत सारी पत्नियां हैं, है ना, बहुत सारी पत्नियां हैं और उसका पति जो है टपक गया और तीनों चारों को जो पत्नियां हैं ले जाओ आराम से सबको चिता पे लिटा दो, सती प्रथा ढोंग के नाम पे। तो देखो कैसी कैसी बदतमीजियां जो है चल रही हैं, देख सकते हो। तो वही चीजें जो है यहाँ दिखाने का भी जो है प्रयास किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जो है छुआछूत वगैरह को जो है दर्शाने का प्रयास किया गया है। और सार्वजनिक तालाब वगैरह के बारे में आप देखो, यहाँ कुत्ता पानी पी रहा है, यहाँ कुत्ता पानी पी रहा है, तो इससे जो है उच्च वर्ग को कोई भी दुखी नहीं हो रहा है, उच्च वर्ग को जो है तनिक भी दुख नहीं हो रहा है कुत्ता पानी जूठा कर रहा है। तो वही अगर कोई इंसान पानी पी ले रहा है तो वो पानी जो है कैसे भैया, कैसे 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 दूषित हो जाएगा, कैसे गंदा हो जाएगा? इसका साफ साफ मतलब है कि गोबर हमारे दिमाग में भरा था। क्या भैया? गोबर हमारे दिमाग में भरा था। समझ में आई? तो ये सीधी तरह से उस समय बदतमीजियां चल रही थी। क्या चल रहा था भैया? सीधी की सीधी बदतमीजी चल रही थी। ये आप देख सकते हो, ये आप भैया समझ सकते हो, है ना। आगे बढ़ोगे बच्चा, अब यहां आप देखोगे कि परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, यानी कि इतनी सारी बुराइयां जो है, इतनी सारी बदतमीजी जो है समाज में चल रही हैं। समझ में आई? इतनी सारी जो है समस्याएं हैं, इतनी सारी लोग बदतमीजी कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं, अंधविश्वास में लगे हुए हैं, है ना। ये लोग तो इतने बेवकूफ थे, इतने बेवकूफ थे, मान लो कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसको जो है ले जाके झाड़ फूंक कर रहे हैं। अरे गधों, अरे बेवकूफों, उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, दवाई देगा, सही होगा। आप झाड़ फूंक के चक्कर में काहे को पड़ रहे हो? गजब बदतमीजी थी। तो इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए आप देखोगे, इन्हीं सब चीजों को बदलने के लिए परिवर्तन की दिशा में कई कदम उठेंगे। और वो कदम जो है किनके द्वारा उठाए जाएंगे और कब कब उठेंगे, यही सारी चीजें जो है यहाँ हमें भैया पढ़ना है, जानना है। और आप जो है इन्हें बाकायदा पहचानते होंगे। आप सभी को कमेंट में जो है नाम बताना है भैया, नाम लिखना है। मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा बच्चा, पता चल जाएगा। यहां आप देखोगे तो दिया गया है 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें जो है
सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्य मान्यताओं आदि में जो है परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह परिवर्तन जो है किन किन माध्यमों से हो रहे हैं, तो भैया इन सभी विषयों पर लोग जो है बहस कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर समाज में ये फैली हुई कुरीति को किस प्रकार से ठीक किया जाए, किस प्रकार से अच्छा किया जाए। तो आप यही सब चीजें यहां देख सकते हो कि जैसे जैसे 19वीं सदी की शुरुआत होती है, हमें जो है सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित भैया बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप जो है बदलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, लोग जो है चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, परख रहे हैं, फिर जो है किसी विषय पर निर्णय ले रहे हैं। आखिर यह बदलाव जो है किस प्रकार से आ रहा है, किन किन माध्यमों से आ रहा है, किन किन लोगों द्वारा लाया जा रहा है, इसे हमें अब जानना है। अब जो है आप सभी तमाम प्रकार के समाज सुधारकों को पढ़ेंगे और तमाम प्रकार की साहित्य वगैरह को पढ़ेंगे, जिनके माध्यम से यह परिवर्तन समाज में आ रहा है। समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी बात लल्ला। आगे बढ़ोगे तो यहां दिया गया है, इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के माध्यम से जो है नए तरीके विकसित हो रहे थे। क्या हो रहे थे भैया? संचार का माध्यम जो है विकसित हो गया और संचार के माध्यम से जो है नए नए परिवर्तन आना प्रारंभ हो गए। जैसे मैं आप सभी को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप सभी जो है संचार के माध्यम से क्लासों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और नौकरी वगैरह फिर लेंगे, उसके बाद जो है समाज में बदलाव लेकर आएंगे, क्रांति लेकर आएंगे। तो सेम इसी प्रकार से आप देखोगे कि संचार का माध्यम जब विकसित हो गया तो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह की चीजों को जानने लगे, समझने लगे, है ना। तो ये बात हो गई। और आप देखोगे भैया कि पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार जो है किताबें जो है छपने लगी थी। क्या भैया? किताबें छपने लगी थी। अब मान लो किसी के हाथ किताब लगी और जब किताब लगी उसमें लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहां राक्षस निवास करते हैं। लोगों ने पढ़ा, लोगों ने समझा। अब वो क्या करेंगे, मान लो 1000 लोगों ने पढ़ा तो उसमें से जो है कम से कम 10-20 भी अगर लायक निकल जाएंगे तो समाज जो है अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगा। अब लायक की बात हो गई तो यहां नालायक के बारे में भी जान लेना चाहिए। ऐसे नालायक जो है पहले भी थे, ऐसे नालायक आज भी है। पहले के समयों में आप जाओगे तो जब कोई ऋषि मुनि यज्ञ हवन वगैरह करते थे तो कुछ राक्षस जो है उनके यज्ञ को भंग कर देते थे, यज्ञ में जो है पानी वगैरह डाल देते थे, हड्डी वगैरह फेंक देते थे। लेकिन क्या होता था, फिर भी वो ऋषि मुनि अपना जो है कर्तव्य करते थे। उसी प्रकार से जब भी आप समाज में कुछ अच्छा सोचोगे, समाज में जो कुछ अच्छा लाने की सोचोगे, तब ऐसे राक्षस जो है आपके मार्ग में विघ्न उत्पन्न करेंगे। तो इन राक्षसों से आपको सावधान ही रहना है। तो भैया किताबों के बारे में आपने जान लिया। किताबों के बाद यहां आता है अखबार। अखबार से क्या हुआ, तो अखबार से आप देख ही रहे हो कि मान लो चर्चाएं चल रही हैं, विवाद हो रहा है पाकिस्तान में या मान लो ब्रिटेन वगैरह में, तो अखबार में छपता है कि ब्रिटेन में हुआ ये। तो उसको जब भारत वाले पढ़ेंगे तो उसी अनुसार से सोचेंगे कि लाओ जब वहां जो है बदलाव हो रहा है तो वही बदलाव जो है कुछ उसमें परिवर्तित करके अपने यहां भी लागू कर लें। तो इसके माध्यम से भी जो है समाज में सुधार आया और तमाम लोग जो है पत्र पत्रिकाएं वगैरह, पर्चे वगैरह, पुस्तिकाएं वगैरह जो है लिख रहे थे। कुछ लोग जो है कहानी लिख रहे थे, निबंध लिख रहे थे, आलोचना वगैरह कर रहे थे, है ना, साहित्य वगैरह लिख रहे थे। इसके माध्यम से भी जो है समाज में क्या आया भैया, परिवर्तन आया। क्या आया बाबू? समाज में परिवर्तन आया। समझ में आ गई होगी बात? समझ में आ गई। यहां भैया आप देखोगे कि राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। राजा राम मोहन राय जी जो है इसी तरह के एक सुधारक थे बाबू। तो आप देख सकते हो राजा राम मोहन राय जी को। आगे बढ़ेंगे भैया तो आगे दिया गया है, उन्होंने जो है कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। आप कोई भी परीक्षा उठा लीजिए, छोटे से लेकर बड़े तक, हर जगह आपको यह क्वेश्चन दिख जाएगा। हर जगह जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आगामी समयों में भी
पूछा गया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा जितना जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, पहुंचाइए इसे लाखों लाखों लोगों तक। और मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इस क्लास को आप देख लोगे तो कोई भी परीक्षा दोगे, अगर इतिहास विषय उस परीक्षा में जुड़ा हुआ है तो यहां से आपको जो है एक दो क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाएंगे। तो समझ में आ गई होगी बात। और भैया चाहे आप जो है इधर यूपीएससी देख लो, चाहे आप जो है तमाम स्टेट पीसीएस देख लो, आप आरओ देख लो, इधर नेट जेआरएफ देख लो, आप जो है टीजीटी पीजीटी वगैरह देख लो, आप चाहे जो है पेट की परीक्षा देख लो, पेट की परीक्षा, आप जो है बीएड की परीक्षा देख लो, आप जो है बीटीसी की परीक्षा वगैरह देख लो, तमाम परीक्षाओं में जो है पूछ लिया गया है, तमाम परीक्षाओं में पूछ लिया गया है भैया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो आप देख सकते हो बहुत परीक्षाओं में दर्जनों दर्जनों बार पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हो। अभी आगे मैं और भी क्वेश्चन जो है आप सभी को दिखाने वाला हूं, यहां तक कि आप देखोगे भैया यूपीएससी में भी जो है यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यूपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चर्चाएं बेहद महत्वपूर्ण है। फिर से कहूंगा कि शेयर करो इस क्लास को लाखों लाखों लोगों तक और जो है अपनी परीक्षा को और भी बेहतर बनाओ। समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी बात बच्चा। आगे बढ़ेंगे, आगे यहां दिया गया है कि राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने और महिलाओं के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा आजादी और समानता के पक्षधर थे। तो आप देखोगे कि राजा राम मोहन राय जी चाह रहे हैं कि पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और महिलाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक क्या मिले भैया, आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले, और आप देखोगे कि उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा समानता भी मिले। राजा राम मोहन राय जी चाहते थे कि महिला और पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात, समझ में आई। आगे बढ़ोगे, आगे यहां दिया गया है कि राम मोहन राय यानी कि राजा राम मोहन राय जी जो है इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। यानी कि राजा राम मोहन राय जी ने जो है विधवाओं को देखा होगा और फिर इनके मन में जो है दुख पीड़ा उत्पन्न हुआ कि हाय राम, इनका जीवन तो एकदम कष्टों से भरा हुआ है, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तो आगे देखोगे उन्होंने जो है अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। आप देखोगे कि उस समय के लोग जो है प्राचीन धर्म ग्रंथों पर ज्यादा विश्वास रखते थे, देवी देवताओं में ज्यादा विश्वास रखते थे, गोबर भक्ति में ज्यादा विश्वास रखते थे। तो ऐसे में जो है राजा राम मोहन राय जी ने जो है अपना दिमाग लगाया, राजा राम मोहन राय ने जो है अपना दिमाग लगाया और यहां जो है आप राजा राम मोहन राय जी की चतुराई भी देख सकते हो। उन्होंने जो है अपने लेखन के जरिए भैया यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। लोग जो है भगवान पर ज्यादा विश्वास करते थे, प्राचीन ग्रंथों को ज्यादा महत्व देते थे। तो राजा राम मोहन राय ने जो है अपनी चतुराई दिखाया और ढेर सारा जो है ग्रंथ वगैरह को इकट्ठा किया प्राचीन वाला और कहा देखो बाबू, देखो 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 देखो, इसमें जो है कहीं भी नहीं दिया गया है कि विधवाओं को जला डालो। तो लोगों ने कहा हाँ सही कह रहा है बंदा, बड़ा अच्छा बात बता रहा है, प्राचीन ग्रंथों में तो ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, तो कैसे हम जलाएं। तो आप देख सकते हो और आप देखोगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी जो है भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की क्या कर रहे थे भैया, आलोचना कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, है ना, निंदा कर रहे थे। और आप देखोगे भैया फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। आप कोई भी परीक्षा उठा लेना, ये क्वेश्चन अगर ना पूछा गया होगा तो बताना। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में भी भैया कभी ना कभी जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा और आगे भी पूछने की संभावना बरकरार बनी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज की चर्चा बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है भैया। शेयर करो इस क्लास को, शेयर करो बस, और कुछ नहीं, केवल शेयर करो, केवल शेयर करो, है ना। ये आप देख सकते हो
और फलस्वरूप परिणाम भी जो है अच्छा निकला, रिजल्ट भी जो है अच्छा आया और इन्होंने जो है अपनी चतुराई, अपने दिमाग का जो है बाकायदा उपयोग किया भैया। तो आप देख सकते हो 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दिया गया। अच्छा हो गया, नहीं तो जो भी सती प्रथा को आज करा रहा होता मैं 2-4 थप्पड़ उसको जरूर मार दिया होता, है ना बच्चों। इतना आप सभी ने समझ लिया होगा। इतना जब आप सभी समझ लेते हो भैया, तो यहां आप देखोगे प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी जो है विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। यानी कि राजा राम मोहन राय जी ने जो है अपनी चतुराई का उपयोग किया और उसी चतुराई का भी उपयोग जो है इन्होंने भी किया। क्या किया भैया, सब प्राचीन ग्रंथों पर विश्वास रख रहे थे, देवी देवता पर भी विश्वास रख रहे थे, आज भी रखते हैं। आज भी अगर धर्म के नाम पर कुछ भी जो है दे दो इन लोगों को तो आसानी से ले लेते हैं, भले ही वह चीज अच्छी हो या खराब हो, कुछ भी नहीं देखते। धर्म के नाम पे कुछ भी दे दो, सारा का सारा ले लेते हैं आज के लोग भी। तो उसी का सहारा भी, उसी का हवाला भी इन्होंने भी दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में जो है विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहां तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। यानी कि जो लोग विधवा विवाह का विरोध करते थे वो लोग जो है अब इनका विरोध करने लगे। तो देखो कितने बेवकूफ लोग भी उस समय भरे हुए थे। बताओ, विधवा का विवाह हो जाएगा, घर द्वार बस जाएगा, नई जिंदगानी मिल जाएगी, इसमें कुछ गधों को तकलीफ हो रही थी, बताओ। हालांकि ऐसे गधे आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ोगे तो यहां दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए, विधवाओं का विवाह जरूर होना चाहिए, उनकी लाइफ जो है, उनकी जिंदगानी अच्छी हो जाएगी, इसमें लोगों को क्यों बुरा लगना चाहिए। तो उसका समर्थन जो है इन्होंने भी किया। और आगे आप देखोगे कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। बहुत बार, दर्जनों दर्जनों बार जो है यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। छोटी परीक्षाओं में आप देखोगे तो दर्जनों दर्जन भर क्वेश्चन जो है यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे, इसी पर देखने को मिल जाएंगे। बड़ी परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन बना दिए गए हैं, चाहे यूपीएससी ले लो, स्टेट पीसीएस ले लो, आरओ ले लो, नेट जेआरएफ वगैरह ले लो, हर जगह जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है दयानंद सरस्वती जी ने की। और आप देखोगे कि अब एग्जामिनर जो है, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो गया, चाहे स्टेट पीसीएस तमाम हो गए, चाहे आरओ हो गया, चाहे नेट जेआरएफ हो गया, चाहे यहां तक टीजीटी पीजीटी वगैरह हो गया, और आप बिहार वगैरह में देखोगे 5 विकल्पों वाला जो क्वेश्चन होता है वहां जो है ऐसे बहुत सारा डेट दे देता है और कहता है कि बाबू इसको क्रम से तू जमा डाल। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डेट भी याद रखे रहना कि आखिर आर्य समाज की स्थापना कब हो रही है, किस डेट को हो रही है। इतनी बात बच्चों आप सभी ने समझ लिया होगा। आगे देखोगे तो यहां दिया गया है आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। ये बात भैया आप नोट रखे रहो, ये बात आप सभी नोट रखे रहो। भले ही एनसीईआरटी ने 1-2 बातें ही उस समाज के विषय में बताया है, उस संस्था के विषय में बताया है, लेकिन जितनी भी बातें उसने बता दिया है वह आपके लिए अमृत के समान हो जाने वाली है। और यहां जो है आपको एनसीईआरटी की औकात समझ में आ रही होगी कि एनसीईआरटी की औकात क्या है। अगर केवल एनसीईआरटी को ही पढ़ लेते हैं तो हमारा जो है 70 से 80% चीजें कवर हो जाएंगी, चाहे जिस भी परीक्षा के लिए हम चीजों को देखेंगे। समझ में आई बात। तो आप देखोगे कि उस समय जो है हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी बुराइयां वगैरह फैल चुकी थी, और फैल चुकी थी तो किसी ना किसी को तो भैया सुधारना ही पड़ेगा। तो आप देखोगे कि आर्य समाज ने जो है हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया कि बाबू ऐसा नहीं वैसा कर, वैसा नहीं ऐसा कर। तो तमाम चीजें आप जो है देख सकते हो। क्या भैया देख सकते हो। आगे बढ़ोगे भैया तो यहां दिया गया है कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में जो है बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। यानी कि जो है महिलाओं की शिक्षा के प्रति भी जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जो है संस्थान वगैरह खोल रहे हैं। समझ में आई बात।
लोग जो है संस्थान वगैरह खोल रहे हैं। हालांकि पीछे जो है मैंने आप सभी को बता दिया है ब्रिटिश भारत में शिक्षा, वहां मैंने चीजों को और भी बाकायदा अच्छे तरीके से बताया है। यहाँ जो है चीजें कम मिलने वाली हैं। समझ में आई बात? तो आप देखोगे कि कलकत्ता में जो है विद्यासागर जी है ना, ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी हैं। तो कलकत्ता में जो है ये लड़कियों के लिए स्कूल वगैरह खोल रहे हैं। और बंबई वगैरह में देखोगे तो बहुत सारे अन्य समाज सुधारक भी भैया बालिकाओं के लिए स्कूल खोल रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो है ये लोग कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। समझ में आई बात? यहां बाबू आप देखोगे कि 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जा रहा था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए ही खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। आप देखोगे बहुत सारे जो है पति अच्छे मिल जाते हैं, बहुत सारे घर वाले, बहुत सारे पिता वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, तो जिंदगी भी अच्छे से कट जाती है। अगर जो है जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो जीवन भर दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी ये बाबू सोना करने वाले हैं, जितने भी ये बाबू सोना करने वाले हैं, इनसे जो है मैं यही गुजारिश करूंगा कि भैया वही जीवन साथी चुनिएगा जो आपको हमेशा जो है खुश रखे, आपको जो है जीवन भर जो है किसी भी दुख को ना दे। तो ऐसा ही जीवन साथी चुनिएगा। समझ में आई बात भैया? तो यहाँ आप वही चीज देख सकते हो, वही चीज समझ सकते हो। यहाँ बाबू आप देखोगे कि 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फूले द्वारा जो है महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। अभी आप सभी ने फूले मूवी देखा होगा। फूले मूवी में जो है उस समय का समाज के विषय में चीजें दिखाया गया है। उनकी पत्नी होती हैं सावित्री बाई फूले जी, ऐसा कहा जाता है। और बहुत सारी किताबों में इसका जिक्र भी है कि जब वह पढ़ाने जाती थी तो बहुत लोग को जो है खलता था। क्या होता था? बहुत लोगों को खलता था। और जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनपे जो है कीचड़ वगैरह फेंकते थे। हालांकि वो इसका उपाय पहले से ही सोच रखी थी। वो जो है एक साड़ी पहन के जाती थी, एक साड़ी जो है अपने साथ पॉलीथीन वगैरह में भरकर लेकर जाती थी, वहां जो है कपड़े बदल लेती थी। अब बताओ कोई पढ़ाने जा रहा है और तुम गधों को इससे भी परेशानी हो रही है। गजब गजब के मूर्ख पड़े थे भैया, देख सकते हो, है ना? एक एक से फालतू फालतू के लोग। कोई पढ़ा रहा है, अबे तुमसे कहाँ पढ़ा है, पढ़ाने दो। हाँ, हालांकि जो है ये सारी चीजें हो जाती है आज भी। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने से भी बहुत लोगों को खल रहा है। सीधे मुझसे जो है बातें तो नहीं कर सकते, है ना, औकात तो है नहीं सीधे जो है मेरे मुंह पर आकर कह दें, लेकिन जो है वो दूसरों से जो है शिकवा शिकायत करते रहते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे पढ़ाने लगा, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, है ना। तो कुछ लोग जो है केवल पीछे से भाव भाव करते हैं, सामने से उनकी हिम्मत नहीं होती कि आके कुछ बोल दें। तो ऐसे भी लोग जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी ये लोग पीछे से बस ऐसे ही कर सकते हैं, भाव भाव भाव, बाकी कुछ नहीं कर सकते ये लोग। ये आप देख सकते हो भैया। और यहां आप देखोगे कि मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि पीछे जो है बहुत सारे सुधारक चतुराई का प्रयोग कर रहे हैं, चतुराई कर रहे हैं। तो यहां आप देखोगे मुमताज अली जी जो हैं ये भी जो है चतुराई कर रहे हैं। चतुराई किस प्रकार से कर रहे हैं? कुरान वगैरह को, अल्लाह वगैरह को उस समय जो है सब बाकायदा मानते थे। और इन्होंने कहा कि कुरान शरीफ की आयतों में जो है ये बातें लिखी गई हैं, ये चीजें बताई गई हैं कि महिलाओं को भी जो है शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे नबी वगैरह ने जो है, हमारे अल्लाह वगैरह ने कह दिया है कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो वो भी जो है आगे बढ़ेंगी। तो ये भी जो है कुरान का हवाला वगैरह देकर भैया पढ़ने के लिए जो है लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो गधों जो भी हिंदू मुस्लिम करते हो, नालायकों, बेवकूफों, बागड़ बिल्लों, देख लो मुमताज अली जैसे समाज सुधारक भी जो है इस देश में पैदा हुए हैं और जो है इस देश के लिए काम कर गए हैं। आज तुम गधों जो है हिंदू मुस्लिम जो करते रहते हो, तुम जो है थप्पड़ खाने वाला काम करते हो बस, है ना। तो आप देख सकते हो।
समझ में आ गई होगी बात। आगे देखोगे बच्चों तो यहां दिया गया है 20वीं सदी की शुरुआत से ही जो है बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई। यानी कि महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी आगे बढ़ने लगी हैं। तो ये बागड़ बिल्लों खासकर जो अंधभक्त हैं और हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं वो देख सकते हैं यहाँ कि किस प्रकार से जो है समाज में चीजें बदल रही हैं, बदलाव आ रहा है। आगे देखोगे बच्चा तो यहां दिया गया है वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने जो है औरतों को निचले दर्जे में रखा है। सही कह रही है भैया, सही कह रही हैं। ये जितनी भी महिलाएं उस समय जो है जागरूक हो रही हैं, जो भी महिलाओं की शिक्षा के लिए सोच रही हैं, वो जो है रूढ़िवादियों की कटु आलोचक थी और उन्होंने कहा कि चाहे जो भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदि कोई भी, तमाम तमाम तमाम, है ना, कोई भी धर्म हो, सभी के नेता जो है वो महिलाओं के शिक्षा के प्रति जो है जागरूक नहीं थे। समझ में आई बात। तो आप देख सकते हो और आप जो है कई जगह इसके साक्ष्य भी देख सकते हो। आप देखोगे वैदिक काल ही उठा के ले लो, आप उत्तर वैदिक काल जैसे ही आ जाएगा वहां महिलाओं के सारे अधिकार वगैरह छीन लिए जाएंगे और उनको जो है शूद्रों के समान कर दिया जाएगा। बताओ ये कैसी बदतमीजी हुई। देख सकते हो, समझ सकते हो भैया। इतिहास भरा पड़ा है, इतिहास लिखा पड़ा है। यहां अब आगे बढ़ोगे तो आगे देखोगे भैया 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं जो है विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ जो है शिक्षिका वगैरह भी बन रही थी। यानी कि आप देखोगे 1880 के दशक में तो महिलाएं जो है विश्वविद्यालय वगैरह में प्रवेश ले रही हैं, कुछ जो है डॉक्टर बन रही हैं, कुछ जो है टीचर बन रही हैं और समाज को जो है नई दशा दिशा भी दे रही हैं। समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ोगे बच्चा तो यहाँ आप देखोगे संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, आप जो है पंडिता रमाबाई जी को देख सकते हो। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म जो है महिलाओं का दमन करता है। ये संस्कृत की विद्वान है और संस्कृत में जो भी चीजें लिखी गई थी उनका जो है ये निचोड़ लेकर आएंगी और बता रही हैं कि हिंदू धर्म जो है महिलाओं का दमन करता है। पढ़ा होगा इन्होंने उत्तर वैदिक काल के बाद से जो है चीजों को, तो ये काहे ना आलोचना करें, करना चाहिए। जहां जो है चीजें गलत दिखे वहां जो है आवाज उठाना जरूरी है। तो इन्होंने जो है हिंदू धर्म के इन्होंने जो है हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है ऐसा कहा। उन्होंने जो है ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखा। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर जो है एक किताब लिखती हैं। उन्होंने जो है पूना में एक विधवा गृह जो है स्थापित किया जहां जो है ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। यानी कि जो है पहले क्या होता था कि दहेज वगैरह नहीं मिलता था तो लोग जो है अपनी बहू वगैरह को बहुत मारते पीटते थे, परेशान वगैरह करते थे। हाय रे गधा, हाय चुट्टा। आज भी ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा कि दहेज वगैरह कम मिलता है तो लोग जो है रुलाते वगैरह हैं, तड़पाते वगैरह हैं, है ना। तो ये चीजें आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे में जो है पंडिता रमाबाई जी ने जो है विधवा गृह वगैरह स्थापित कर दिया ताकि जो है इनको न्याय इंसाफ वगैरह मिल सके, इनका जो है रहने खाने वगैरह का व्यवस्था किया जा सके। समझ में आई बात बच्चा। आगे बढ़ोगे तो 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और भी अधिक आजादी व समानता की मांगों का समर्थन किया। क्या कहा जा रहा है भैया, जैसे 20वीं शताब्दी जब आएगा, है ना, 20वीं शताब्दी जब आएगा तो आप देखोगे कि चाचा जी जो हैं, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस वगैरह जो है महिलाओं के लिए और भी स्वतंत्रता और भी समानता की मांगों का समर्थन करेंगे। तो आप जो है इस प्रकार से चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो। आगे बढ़ोगे बच्चा तो यहां दिया गया है समानता। क्या दिया गया है बच्चा, समानता और न्याय की मांग। समानता और न्याय की मांग भी उठने लगेगी और किस प्रकार से किनके किनके द्वारा उठाई जाएगी ये भी जो है हमें देखना चाहिए।
आप देखोगे भैया 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जो है जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने जो है सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। यानी कि समाज में आप देखोगे कि निम्न जातियां जो भी थी, दलित जातियां जो भी थी, पिछड़े वर्ग जो भी थे, उनको जो है उच्च वर्गों द्वारा सताया जा रहा था, रुलाया जा रहा था, तड़पाया जा रहा था। तो ऐसे में कुछ निम्न जाति के लोग जो है, कुछ दलित वर्ग भी जो है क्या करेंगे भैया, इन जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करेंगे, आवाज उठाना प्रारंभ करेंगे। यही बात जो है यहां बताई जा रही है, यही बात यहां लिखी गई है। आप यहां देखोगे ज्योतिबा फूले, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ बाबू गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो आप सभी को बताना है ज्योतिबा फूले या ज्योतिबा राव फूले। समझ में आई बात? तो आप देखोगे निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे, यानी कि सबसे मुखर थे ये। निंदा किसी की करना हुआ तुरंत कर देते थे, सामने नहीं देखते थे कौन है। समझ में आई बात? जिसकी भी निंदा करनी होती थी, जिसकी भी आलोचना करनी होती थी, तुरंत जो है उसके मुंह पर ही कर डालते थे, जाओ जो करना है कर लो। और इसी प्रकार से जो है आपको भी अपना जीवन बनाए रखना है। मान लो कोई बकर बकर कर रहा है, कोई बकैती कर रहा है, तो आपको जो है तुरंत झट से बोल देना चाहिए, लगने दो मर्चा, है ना। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। समझ में आई बात? तो टेंशन भैया आप सभी को क्या करना है, आप सभी को टेंशन देना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन खूब भर भर के जो है झोले में भर भर के लोगों को दे डालना है। आपकी खुशी से एकदम परेशान हो जाए वो, इतना टेंशन दे दो गधों को। समझ में आई बात? आगे बढ़ेंगे बच्चा। यहां दिया गया है 1827 में जन्मे ज्योतिबा राव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। आप देखो एनसीईआरटी यहाँ क्या बदतमीजी करने का प्रयास किया जा रहा है ना। इस लाइन को जो है बहुत सारे लोग जो है दूसरे वे में लेंगे, है ना, कि ईसाई कॉलेज में पढ़े, ईसाई स्कूल में पढ़े। अरे गधा, अरे चोट्टा, इनको जो है तुम्हारे यहाँ शिक्षा पाने का अधिकार ही नहीं मिला था। ये जो है निम्न जाति से आ रहे थे, और जितने भी ये गुरुकुल वगैरह थे, जितने भी लोग जो है कॉलेज स्कूल चला रहे थे, उन्होंने जो है इनको पढ़ने ही नहीं दिया। तो इन्होंने जो है कुछ लोगों की मदद पाकर भैया ईसाई प्रचारकों द्वारा जो खोला गया स्कूल था उसमें पढ़ाई किया था। तो इसे गलत वे में नहीं लेना है कि ईसाई के साथ, अंग्रेजों के साथ पढ़ रहे हैं, ईसाई से प्रभावित हैं। अरे गधा, अरे चुट्टा, तुमने मौका ही नहीं दिया इनको पढ़ने को। आप देखोगे कि जैसे बाबा साहब के साथ जो है तमाम अत्याचार हो रहे थे, सेम इनके साथ भी वैसे हुआ था, इनको भी अधिकार वगैरह नहीं मिल रहा था। तो इसलिए भैया इनको जो है ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में पढ़ने को मिला, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो है अपने कॉलेज स्कूलों में पढ़ने का अवसर नहीं दिया, क्योंकि ये निम्न जाति के थे। समझ में आ गई होगी बात? लल्ला। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार जो है व्यक्त किए कि समाज जो है इस तरह से अत्याचार कर रहा है, कुछ लोग जो है इस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए समाज में। समाज में सबको जो है समानता मिलना चाहिए। अगर समानता नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में आई बात? आगे देखोगे। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे, आर्य जो है विदेशी थे, जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और उन्होंने जो है इस मिट्टी के असली वारिसों यानी कि यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया और उन पर जो है शासन वगैरह किया। यही सारी बात यहाँ कही जा रही है। तो इन्होंने तर्क दिया जो आर्य वगैरह थे वो जो है बाहरी थे, और वो बाहरी थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे उन पर आकर अत्याचार वगैरह करने लगे। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। आगे यहाँ दिया गया है बच्चों, फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में जो है मुहिम को चलाया। आप जो है छोटी परीक्षाओं में देखोगे तो दर्जनों दर्जन बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया। समझ में आई बात?
तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है भैया। तो इन्होंने जो है सत्य शोधक नामक संगठन को स्थापित किया और जातीय समानता के समर्थन में जो है मुहिम वगैरह चलाया। ये यही मानते थे कि भैया समानता होनी चाहिए, बस जाति आधारित भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। आप देखोगे भैया 1873 में फूले ने जो है गुलामगिरी यानी कि गुलामी नामक एक किताब लिखी। तो अब जो है आपको इसका प्रकाशन भी देखने को मिल गया कि आखिर यह किताब जो है कब लिखी जा रही है। तो हो सकता है कि अभी तक ये पूछा गया है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, आगे हो सकता है कि इस तरह से पूछ ले कि बताओ गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है कब और किसने लिखा। तो आप जो है इस प्रकार से भी याद इसे कर लीजिए। आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है, एनसीईआरटी की औकात आपको समझ में आ ही रही होगी। आगे बढ़ोगे बच्चा तो यहां दिया गया है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी लेखक जो है ज्योतिबा राव फूले जी हैं और जो है आप केवल चित्र देखकर ही जो है इसे याद कर सकते हो। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ज्योतिबा राव फूले जी जो है अपनी पत्नी को जो है अपने पास बिठाकर शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उस समय जो है स्कूल वगैरह काफी कम थे, ना के बराबर थे और जो है महिला शिक्षा के प्रति जो है लोगों का नजरिया जो है बेकार था, घटिया था। तो इसलिए जो है उन्हें अपने पास ही इन्हें शिक्षा देना पड़ा। समझ में आई बात। और आप सभी ने जो है अभी फूले मूवी को जरूर देखा होगा, फूले मूवी को जो है जरूर देखा होगा, जिसमें आपको प्रतीक गांधी जी दिख जाएंगे, पत्र लेखा जी दिख जाएंगे दोनों किरदार में। और भैया भारत एक खोज जो कि नेहरू जी की पुस्तक पर बनी हुई एक सीरियल टाइप की है, एक कहानी टाइप की है। तो आप जो है उसे भी देख सकते हो और 45वां एपिसोड देखोगे तो वो जो है महात्मा फूले के नाम से आपको दिख जाएगी। तो ये भी आप देख सकते हो। और फूले मूवी का जो है बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत लोगों ने जो है कुछ दृश्यों वगैरह पर आपत्ति जताई, यहां तक कि सेंसर बोर्ड वगैरह ने जो है बहुत सारे कट लगाने को कहा। लेकिन भैया आपके विरोध करने से, आपके कट वगैरह लगवाने से चीजें बदलेंगी नहीं, इतिहास नहीं बदलेगा। चाहे जो भी कट पिट लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इतिहास है वो इतिहास है, जो सत्य है वो सत्य है। ऐसा हुआ था, आप सभी को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज भी जो है आप सभी को वही सब प्रोपोगेंडा लेकर चलना है, आज भी जो है आप सभी को जातिवाद का पखेड़ा लेकर चलना है, तो आप सभी मूर्खों के अलावा और कुछ भी नहीं हो। इस तरह से अगर रहा तो जैसे अंग्रेजों ने आकर शासन किया, हमें लड़ा भिड़ा के, वैसे जो है कोई और भी कंपनी आएगी और हमें जो है इसी तरीके से गुलाम कर लेगी और फिर भी जो है हमारे ऊपर जो है अत्याचार वगैरह करके यहाँ शासन करने लगेगी। क्योंकि हम जो है धर्म के नाम पर लड़ जाते हैं, जाति के नाम पर लड़ जाते हैं, हम लोग जो है इंस्टाग्राम के नाम पे लड़ जाते हैं, हम लोग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं। तो ऐसा ज्ञान लोगे भैया तो कब तक टिक पाओगे? फिर से कोई बाहरी शक्ति आएगी, मारेगी दो थबड़ा और जो है शासन करने लगेगी। तो आप देख सकते हो यही होगा बाद में। आगे बढ़ोगे भैया, आगे यहाँ दिया जा रहा है मंदिरों में कौन जा सकता था। तो पहली बात तो जितने भी निम्न जाति वगैरह के लोग थे ये मंदिर वगैरह में नहीं जा पाते थे। अगर जाते थे उनको जो है उच्च वर्ग के लोग जो है थबरा उबरा मार देते थे और भी बहुत तरह के जो है गंदे से गंदा काम करते थे। इस तरीके से आप समझ सकते हो, घटिया से घटिया काम करते थे उनके साथ। तो आप देखोगे जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी जो है पश्चिम भारत में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और दक्षिण में जो है ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। यानी कि मंदिर में प्रवेश वगैरह को लेकर भी जो है लोग जागरूक होने लगे थे, जिसमें आप जो है ई.वी. रामास्वामी नायकर जी को देख सकते हो और जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी देख सकते हो। यहाँ अब जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में चीजें बताई जा रही हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है बाबा साहब एक महार परिवार में पैदा हुए थे। किस परिवार में भैया? महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने जो है इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह
क्या होता है। यानी कि बचपन में ही उनके सामने जो है बहुत सारे इस तरीके से अत्याचार हो रहे थे और उन्होंने जो है बहुत झेला था इसको। तो जो मान लो जल रहा है, जो मान लो बचपन से ही जो है कठिनाइयों वाली परिस्थितियों में जी रहा है, अगर उसके पास पावर आती है तो वो यकीनन जो है समाज में कुछ अलग ही करेगा। तो इसीलिए तो कहा गया है कि तप तप कर सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, है ना। कहा गया है कि हालातों की भट्ठी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर मैं सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो इसी प्रकार से आप जो है इन्हें भी देख सकते हो। आगे बढ़ोगे, स्कूल में जो है उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। बताओ इतना सारा, आज तो आपके साथ आपको मान ले कोई मैसेज में भी कुछ बोल देता है तो आप जो है मुंह फुला के बैठ जाते हो। आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो आप रोने गाने लगते हो। आपको आपके टीचर ने कुछ कह दिया तो आप रोने गाने लगते हो। बताओ इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। आप जो है एक नौकरी नहीं मिलती तो तुरंत जो है हार मान लेते हो। अरे गधों, हार नहीं मानना है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बड़ी लंबी है ये जमी। आगे मैं भूल गया, क्षमा चाहता हूं। तो तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तो काहे का हार मानना भैया। तो ये आप देख सकते हो। और आगे आप देखोगे कि उन्हें जो है सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु क्या मिला भैया, स्कॉलरशिप मिल गया। और भैया आप देखोगे 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने जो है समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर जो है काफी लिखा। यानी कि इन्हें जो है स्कॉलरशिप वगैरह इनकी लग जाती है और इन्होंने जो है समाज को फिर नई दशा दिशा देने के लिए 1919 में एंट्री लेते हैं और जो है तमाम सुधार करते हैं। और इनके जीवन के विषय में तो केवल इतना पढ़ लेने से हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ोगे बच्चा तो आगे यहां देखोगे सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। यानी कि आप देख सकते हो मंदिर आंदोलन जो है शुरू कर रहे हैं। मंदिर प्रवेश में जो है आंदोलन, मंदिर में प्रवेश करने के लिए लोगों को आंदोलन कर रहे हैं, ये चीज आप देख सकते हो। आगे बढ़ोगे बच्चा, महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी जो है मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे गधों, अरे मूर्खों, भगवान ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया है। भगवान ने सबको समान बनाया है, एक जैसा रहने के लिए जो है पर्यावरण दिया है, एक जैसा सब हवा सांस लो, एक जैसी पृथ्वी दिया है सभी को जो है जल दिया है। तो उस पर तुम गधों कैसे अधिपत्य जमा सकते हो। भगवान ने तो ये नहीं कहा है कि भैया ये जल इनके लिए है, ये जल उनके लिए है, ये हवा उनका है, ये पेड़ उनका है, ये पौधा उनका है। भगवान ने तो किसी को कुछ नहीं कहा है। तो तुम गधों काहे मर रहे हो, काहे मर रहे हो, दे दो इनको, मर रहे हैं, बताओ काहे मर रहे हो। आप देखोगे भैया 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए जो है ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जो है जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ जो है कितनी मजबूत है। यानी कि बाबा साहब यह भी दिखाना चाह रहे थे कि देखो जातिवाद का बोलबाला कितना मजबूत है, उसकी पकड़ जो है, उसकी जकड़ जो है कितनी मजबूत है। आप जो है चीजों को इस दृश्य के माध्यम से देख सकते हो। और साथियों काफी देर से लगातार बोलने की वजह से जो है चीजें इधर उधर मिस हो रही हैं। तो जल्दी जल्दी से चीजों को और भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो यहां दिया गया है ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में पेरियार बोल देते हैं। तो इनकी जो है पिक लगी हुई है, इनको जो है आप सभी देख सकते हो। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक जो है मध्य वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे।
अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने जो है संस्कृत शास्त्रों का जो है गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे जो है कांग्रेस के सदस्य वगैरह बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के सदस्य बनते हैं और फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि एक पार्टी का आयोजन हो रहा है और उस पार्टी में जो है उच्च वर्ग के लिए अलग व्यवस्था, निम्न वर्ग के लिए अलग व्यवस्था। तो आगे ये क्या करते हैं, तो आगे ये और भी कुछ करते हैं। तो यहां देख सकते हो पेरियार जो है हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। पेरियार जो है हिंदी, चाहे वेद हो गया चाहे पुराण हो गया, उसके क्या है भैया, कट्टर आलोचक हैं। और आप देखोगे खास तौर से वे मनु द्वारा रचित संहिता भगवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। आप कभी जो है मनु स्मृति को पढ़ना, मनु स्मृति को जब आप कभी पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कैसे जो है जातियों से जातियां बन रही हैं, जातियों से उपजातियां बन रही हैं। भैया उसको पढ़ोगे पगला जाओगे। जैसे मान लो क्षत्रिय का बेटा है और कन्या जो है किसी और भी कैटेगरी से आ रही है, मान लो ब्राह्मण से आ रही है, उसका जो पैदा होगा उसकी जाति अलग होगी। मान लो कोई क्षत्रिय है और शूद्र की कन्या है, तो भैया उसका जो बच्चा पैदा होगा वो अलग जाति का होगा। ये कैसा नाटक है बाबू ये। तो ये आप देख सकते हो, जब कभी मान लो मनुस्मृति पढ़ोगे ना पगला जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया ये भी कोई नाटक है, ये भी कोई नौटंकी है, ऐसा कैसे हो पाएगा बताओ। आगे देखोगे भैया तो उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने जो है निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर जो है पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। इन पुस्तकों का सहारा क्यों ले रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं। और भैया जल्दी से जो है हम लोग अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। यहाँ भैया आपसे दिया गया है ब्रह्म समाज के विषय में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने किया, मैं पीछे बता भी चुका हूं, लेकिन यहाँ जो है थोड़ी बहुत चर्चा और ले लीजिए। यहाँ जो है एक पिक दिख रही होगी और इस पिक में जो है किसकी चित्र है, कौन है इस पिक में, तो इसको हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो ये चित्र जो है एनसीईआरटी ने ही दे रखा था और मैंने जस का तस लगा दिया, तो इसको भी आप सभी को जान लेना है। यहाँ बच्चों आप सभी देखोगे कि ब्रह्मो समाज की स्थापना जो है 1830 में की गई थी। तो आप सभी को यह भी पता चल गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हो रही है। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी जो है उपनिषदों में विश्वास रखते थे। आप यूपीएससी ले लीजिए, तमाम स्टेट पीसीएस ले लीजिए, आरओ ले लीजिए, और यहां तक कि आप टीजीटी पीजीटी वगैरह को भी देख सकते हैं, नेट जीआरएफ वगैरह को देख सकते हो। तो यहां मान लो आपसे एक लाइन दे दिया जाए और कहा जाए कि यह संस्था यानी कि ब्रह्म समाज जो है एक संस्था है और यह संस्था जो है मूर्ति पूजा करती थी, तो आप कहना नहीं। यह जो है बलि वगैरह देने पर विश्वास करती थी, तो आप कहना नहीं। यह जो है वेदों वगैरह पर विश्वास करती थी, तो आप कहना नहीं। यह जो है उपनिषदों में विश्वास रखती थी। किस पर विश्वास रखती थी बच्चों, उपनिषदों में विश्वास रखती थी, उपनिषदों में विश्वास रखती थी। समझ में आई बात बच्चा, समझ में आई, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, इतनी बात जो है आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ोगे लल्ला, तो आगे यहां दिया गया है, आगे यहां दिया जा रहा है, इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ये बात भैया आप नोट रखे रहना, ये बात आप नोट रखे रहना कि इसके जो सदस्य हैं वो अन्य धार्मिक परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं रखते थे। समझ में आई बात, अधिकार वगैरह नहीं था। आप देखोगे ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं वगैरह पर भी क्या डाला है भैया, प्रकाश डाला है, प्रकाश डाला है। इतनी बात बाबू आप समझ लेते हो तो आप आगे देखोगे रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी, है ना। तो मैं जब विवेकानंद जी की तस्वीर को देखता हूं तो मुझे इनमें जो है डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर दिखाई देते हैं। समझ में आई बात, आगे बढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन का नाम जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था।
तो इसका नाम क्यों रखा जा रहा है आप सभी जो है यहाँ देख सकते हो। और बच्चा मैं काफी देर से चिल्ला रहा हूँ, चिल्लाते चिल्लाते जो है गला वगैरह बैठ सा गया है, तो जल्दी जल्दी मैं चीजों को समाप्त करूंगा। यह मिशन जो है समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जो है जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने जो है श्री रामकृष्ण की जो है सरल शिक्षाओं को अपने प्रभावशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। आप देखोगे 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने जो है उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क के हेराल्ड ने जो है विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य था। आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि जेम्स मिल जो है कह रहे हैं कि बिना अंग्रेजों की मदद से तुम प्रगति नहीं कर सकते हो। और भी आपने पीछे अध्याय में देखा होगा, जब मैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा को पढ़ा रहा हूं तो उसमें आप देखोगे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक के रूप में कुछ विचारक उभरते हैं, वो भी कह रहे हैं कि बिना अंग्रेजों की सहायता से कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ वही बात जो है कहा जा रहा है, उन अंग्रेज बागड़बिल्लों को, उन अंग्रेज गधों को शायद ये नहीं पता था कि यहाँ जो है ऐसे भी विद्वान रहते हैं। तो इनके लिए कह रहे हैं, न्यूयॉर्क के हेराल्ड हैं, वो विवरण देते हैं कि ऐसे विद्वान जिस देश में हैं, ऐसे विद्वान जिस देश में पैदा होते हैं, उस देश में हम जो है प्रचारक को भेज रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करवा रहे हैं, तो हम जो है मूर्खतापूर्ण कार्य है, ये बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ोगे बच्चों, तो आगे यहाँ दिया गया है 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जो है जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी तक क्या हो रहा है, केवल प्रार्थना समाज ही हमें यहां दिख रहा है जो बाल विवाह के उन्मूलन की बात कर रहा है। इसलिए जो है ये बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें जो है बाल विवाह वगैरह की बात कहीं नहीं दिखी थी। लेकिन प्रार्थना समाज में आप देखोगे कि बाल विवाह के उन्मूलन यानी कि बाल विवाह का खात्मा हो, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इसकी बात जो है कौन सा समाज कर रहा है, कौन सी संस्था कर रही है, तो आपको बताना है प्रार्थना समाज। क्या बताना है बच्चों? प्रार्थना समाज। समझ में आई बात? आगे बढ़ोगे। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर जो है विचार विमर्श वगैरह भी किया जाता था। आप देखोगे कि महिला शिक्षा के प्रति तमाम संस्थान कार्य कर रहे हैं, विधवा विवाह के उन्मूलन के लिए जो है तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ आपने प्रार्थना समाज में देखा कि बाल विवाह के उन्मूलन की भी बात कही जा रही है। समझ में आ गई होगी बात। और आप जो है यहाँ और भी चीजों को देख सकते हो, और भी चीजों को जो है यहाँ देख सकते हो। प्रार्थना समाज वगैरह है ना, लगा हुआ है पिक। आगे भैया वेद समाज है। कौन सा समाज है? वेद समाज है। आप देखोगे मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। कहां हो रहा है भैया? मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हो रही है। आप जो है बहुत सारी परीक्षाओं, छोटी परीक्षाओं में देखोगे तो पूछ भी लिया गया है कि वेद समाज की स्थापना कब हो रही है, तो ये आप देख सकते हो। वेद समाज जो है ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। मान लो आगे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी संस्था है जो ब्रह्मो समाज से प्रेरित थी, तो आपको बताना है वेद समाज था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया भैया? काम किया। इसके सदस्य जो है एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने जो है रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की कड़ी से कड़ी निंदा किया। तो इसके सदस्य वगैरह जो है क्या क्या काम कर रहे हैं, कहां कहां विश्वास कर रहे हैं, एक ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको देखना है। और यहाँ भैया आपसे जो है मेंस के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। मेंस के लिए जो है एक क्वेश्चन दिया गया है ना। आप सभी को इसका उत्तर जो है कम से कम 150 शब्दों में लिखना है। कम से कम इसका उत्तर 150 शब्दों में लिखना है। और आपसे जो है इसी तरीके के क्वेश्चन दे भी दिए जाते हैं।
और यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों पर टिप्पणी कीजिए और आपको क्या करना है, बहुत सारे स्रोतों को इकट्ठा करके कम से कम एक एक पर कम से कम एक एक पर कम से कम एक एक पर कम से कम 150 शब्द लिखने हैं। एक पर कम से कम 150 शब्द लिखने हैं। अगर आप जो है इसे लिखते हो तो आपको भी मजा आ जाएगा। और मैंने आपसे वादा किया है कि जब मैं 12th वगैरह की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो उसके दौरान जो है अलग से भी क्लास लेकर जो है आपको यह बताऊंगा कि अच्छा उत्तर लेखन कैसे करते हैं, कैसे जो है चीजों को और भी बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं, भूमिका कैसे बनाया जाता है, मुख्य भाग कैसे लिखा जाता है, निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, सारी चीजों को मैं बताऊंगा। समझ में आई बात? तो आपको जो है 150 शब्दों में राजा राम मोहन राय जी पर लिखना है और आपको 150 शब्द जो है दयानंद सरस्वती पर लिखना है और आपको 150 शब्द ज्योतिबा राव फूले पर लिखना है और आप जो है पंडिता रमाबाई पर जो है 150 शब्द लिख सकते हो और आप पेरियार पर भी 150 शब्द लिखना और आप जो है ईश्वर चंद विद्यासागर पर भी जो है क्या करना, 150 शब्द लिखना। तो सब पर जो है आपको 150 शब्द लिखना है और अभी आप जितने भी उत्तर लिख रहे हो सबको इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। जिस दिन मैं उत्तर लेखन आपको कराऊंगा तो आप सभी चीजों को मिलाना, अपने आप ही जो है वह कॉपी चेक हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इतनी बात जो है आप सभी ने समझ लिया होगा, इतनी बात को आप सभी ने समझ लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक पढ़ते रहिए और वीडियो वगैरह को अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।